15 मिनट में 5 मिनट तो अपना काम हो जाए उसको देती हूँ। All right, hi everyone, good morning. Hi Harsh, hi Pratik, good morning Chitraksh. Let me allow you to unmute. तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मूल कंसेप्ट का। Yes, sir. कितने बच्चों ने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? रेज ऑफ हैंड्स। एक हर्ष नहीं पढ़ा है बस। Sir, it was cancelled for our content. हाँ सर, कैंसिल हो गया। एक प्रतीक ने पढ़ा है, ठीक है। हाँ मतलब आई नो वो सिलेबस रैशनलाइज हो गया था, तो मैं तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसे फाउंडेशन में पढ़ लिया होगा ये, ठीक है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्लास इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ठीक है। अदरवाइज जनरली इसमें ऐसा होता है इस चैप्टर में दैट आई फाइंड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है ऑलरेडी, और फिर जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ तो वो बच्चे बाकी बच्चों को डिप्रेशन देते हैं, इन द सेंस दैट मैं क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं करता हूँ और उसके पहले वो आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, आप आंसर दो, बिंदास दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट पर दो, बाकी बच्चों को डिप्रेस मत करो, नंबर 1। एंड बाकी लोग जिन लोगों का आंसर लेट्स से लाइक नहीं आ रहा है या टाइम लग रहा है, इट्स ओके, मतलब इट टेक्स टाइम टू गेट दैट स्पीड, ठीक है। नॉट एवरीवन इज एबल टू कैच थिंग्स दैट फास्ट एंड यू नो गिव आंसर्स क्वाइट रैपिडली। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है विद दिस चैप्टर व्हिच आई वांट टू कम्युनिकेट अपफ्रंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। Second most important thing which I would want to communicate and would want everyone to be on the same page. अब आपका सिलेबस लाइक धीरे धीरे मोमेंटम पिक कर रहा है, राइट, इन द सेंस एक चैप्टर हो गया है, अब अगला चैप्टर आ रहा है, तो जितना पिछले चैप्टर में टाइम लगा उससे कम टाइम इस चैप्टर में लगेगा, अगले चैप्टर में हो सकता है उससे और कम टाइम लगे, बिकॉज वी कांट गो दैट स्लो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। नो, स्टार्टिंग में भी अंडरस्टूड दैट हाँ नए नए आए हो, चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, तो धीरे धीरे चलेंगे, बट अब रैपिडली चीजें चेंज होंगी, ठीक है, मोमेंटम पिक होगा। एंड व्हेन दिस हैपेंस योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन रिलाइंग ऑन वन important factor. There are many, but this is one very important one. Always give priority to the current chapter. No matter टेस्ट आ रहा है, no matter पुराना कुछ बैकलॉग रह गया है, your first priority is जो चैप्टर ऑनगोइंग है उसका रिवीजन करना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बोला है कि अपकमिंग संडे को मैं क्विज ले लूंगा आप लोगों का, ठीक है। संडे को लेंगे या सैटरडे को भी ले सकते हैं। हमारा डाउट डिस्कशन है सैटरडे को, लाइक व्हेन इज इट दैट वी हैव दैट डिस्कशन? सैटरडे सर। हाँ, तो सैटरडे को ले लूंगा मैं, आपका संडे नहीं खराब करूंगा। सैटरडे को हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास एंड वी विल डू अ टेस्ट और अ क्विज। बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू कीप इट अ पनीशिया क्विज, आई विल कीप इट अ गूगल फॉर्म क्विज, क्योंकि समहाउ पनीशा वाला क्विज अगर मैं कंडक्ट करता हूँ तो बच्चों के दिमाग में एक काइंड ऑफ टेंशन आ जाता है कि अरे इसका रिजल्ट तो मम्मी पापा को जाएगा, अभी हम लोग क्या करेंगे। फिर वो क्या करते हैं उस चैप्टर के लिए लाइक करंट चैप्टर को डीप्रायोराइज करना शुरू कर देते हैं,
ठीक है. So I am going to take a Google form based quiz only, जिसमें हम लोग इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेंगे कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के उस टेस्ट की पढ़ाई करनी है. बिकॉज मूल कंसेप्ट जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने, तो हर क्लास में जो मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा उसका रिलेटेड होमवर्क करना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा. मूल कंसेप्ट इज अ काइंड ऑफ अ चैप्टर विच इज अ वेरी इजी चैप्टर, बट लेस ऑन थ्योरी, मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट. तो इसमें आप ये मान के चलो दैट क्लास में जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उससे ज्यादा एफर्ट आपको क्लास के बाद डालना होगा in doing the homework, in practicing the questions, क्योंकि इसमें theory के नाम पे कुछ भी नहीं होगा. There are some definitions, there are some formulas which I will teach you, right? But unless you practice them with questions, unless you approach and try to get the answers by yourself, आपको वो learning आएगी ही नहीं. It's not a theory kind of a chapter जिसमें starting में चीजें slow चल रही है तो आपने relax कर लिया, पुरानी चीजें देख ली, वैसा मत करना. ठीक है. तो दिस इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग. मैं रीआइट्रेट कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ. अभी आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हुआ है. देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर बुकलेट व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट. ठीक है, आपको उसका पेंडिंग काम कंप्लीट करना रहेगा, होमवर्क करना रहेगा. एंड मैं एक छोटा सा आपका क्विज भी ले रहा हूँ संडे को, बट दैट डज नॉट मीन बाय एनी वे कि आप मोल कंसेप्ट का होमवर्क डीप्रायोरिटाइज करोगे. ठीक है, मैं आपको लिमिटेड अमाउंट में होमवर्क दूंगा विच टेक्स से एट मैक्स 1 hour ऑफ योर टाइम. ठीक है, बट आपको वो इंश्योर करना है दैट यू आर डूइंग इट. ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट नंबर 1 प्रायोरिटी. वंस दैट हैपेंस और आपके पास टाइम बच रहा है तो फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट के ऊपर ध्यान दोगे. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ऑलराइट, ग्रेट. Yes, sir. अब ये चैप्टर जो है दिस इज लाइक अ फंडामेंटल चैप्टर. मूल कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया, इसका यूज आगे आने वाले ऑलमोस्ट हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में होगा. इन पेपर्स we don't get questions which are based upon this chapter directly. ठीक है, ऑफ लेट रिसेंटली जेई एडवांस में थोड़े बहुत क्वेश्चंस आने लग गए हैं which are directly from this chapter, बट पहले एक्चुअली डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते थे because it kind of becomes a basic of all the upcoming chapter. But having said that, it does not reduce the weightage of this chapter. मतलब ऐसा नहीं है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसको हल्के में ले लो. अगर आपने इसको हल्के में ले लिया तो आगे आने वाले चैप्टर्स लाइक थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब में आपको दिक्कत आएगी. ठीक है, मेक श्योर दिस इज समथिंग विच यू टेक अटमोस्ट सीरियसली, क्योंकि इसमें जो बिल्डिंग होगी बेसिक्स की वो आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर विद एवरीवन? नाउ अब अगर मैं ओवरऑल चैप्टर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करूं, एक पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन का, डेफिनेशंस का, और दूसरा पार्ट रहेगा स्टोइशियोमेट्री का. ठीक है, सो स्टोइशियोमेट्री इज एक्चुअली द रियल चैप्टर. स्टोइशियोमेट्री इज एनालाइजिंग रिएक्शंस, कि रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट लगेगा. बट वो जो पार्ट है रिएक्शंस और रिएक्शंस का एनालिसिस, जिसको हम लोग एक फैंसी नाम दे रहे हैं स्टोइशियोमेट्री, वो आप मान के चलो 3 या 4 लेक्चर बाद शुरू होगा. ठीक है, अभी स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में, समझने में जाएंगे. ठीक है, दीज आर कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर लाइक बिल्ट इनटू रिएक्शन के एनालिसिस के क्वेश्चंस. ठीक है, दे आर स्मॉल टाइम कॉन्सेप्ट्स जो कि आगे रिएक्शंस के एनालिसिस में लाइक एम्बेडेड है. तो एक एक करके इन इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज AMU एंड मोल. ठीक है, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट. These are two terms that have been designed in such a manner that they are linked. ठीक है, एक का डेफिनेशन से आप दूसरे की डेफिनेशन पे आ सकते हो, दूसरे की डेफिनेशन से आप पहले की डेफिनेशन पे आ सकते हो. So they are connected to each other. Why am I telling this? I will take you through the definition of both of them one by one, but I am telling you that they are connected because say in future if a hypothetical question changes one of the definition, then the second definition automatically changes. ठीक है,
किस तरीके से, एक एक डेफिनेशन है यहाँ पे नोटिस करेंगे। पहला नोटिस करना AMU। AMU क्या है? AMU is a unit of mass. Do you know some other units of mass? kg, Right? kg, ग्राम, क्विंटल, टन, बहुत सारे। So this is a unit of mass which is actually dealing with things at a small scale. ठीक है, आपने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का मास देखा होगा, कहीं पर लिखा हुआ AMU में लिखा रहता है। ठीक है, सो ये क्या रहता है? इट्स सिंपल इंटर कन्वर्जन है इसका, 1 AMU, या फिर समटाइम्स ऐसे 1 U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, या फिर 10⁻27 किलोग्राम्स। ठीक है, इसको यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। ठीक है, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, यू माइट फील दैट इट इज लाइक मास ऑफ प्रोटॉन, इट इज वेरी क्लोज टू अ मास ऑफ प्रोटॉन ओनली, बट नॉट एग्जैक्टली। इसका जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो नोटिस करना। इसका एक्यूरेट डेफिनेशन है 1 AMU is defined as 1/12 the mass of one atom of C12। ठीक है, तो C12 के अंदर 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, एंड एक्चुअली देखा जाए तो 12 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो उन सब का मास इज व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, एंड उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया है। ठीक है, so that is what the true definition of 1 AMU is. It comes out very close to, सॉरी 12 प्रोटॉन नहीं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, मैंने C12 में गलत 12 बोल दिया। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन सबका एडेड मास इज मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, एंड उसको डिवाइड बाय 12 कराएं तो दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज 1 AMU। ठीक है, करेक्ट डेफिनेशन समझ में आया क्या है इसका? Sir, you were saying something. It comes very close to मास ऑफ प्रोटॉन, नो, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। yes. So it comes out to be a close value to them, but the exact definition is this. ध्यान रखना है definition. Okay? अच्छा, तो ये हो गया AMU, right? क्या है? AMU is a unit of mass. ये उसका इंटर कन्वर्जन हो गया, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट मोल। ठीक है, मोल is a unit of counting. Do you know any other unit of counting? Right, like dozen. Dozen is a unit of is a counting unit. When I say 1 dozen something, so that means 12 units of that something. Right, pair हो गया। When I say 5 pair of something, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 into 10, sorry 5 into 2, that is 10 units of that thing, right? तो वैसे ही मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है डजन की तरह। सो व्हाट इज इट इक्वल टू? 1 मोल इट्स इक्वल टू अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। इट इज कॉल्ड एज एवोगेड्रोस कांस्टेंट। Na से रिप्रेजेंट करते हैं, n सबस्क्रिप्ट में ऐसे कैपिटल A, Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23। सो व्हेन आई से 1 डजन बनाना, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? 12 बनाना, राइट? व्हेन आई विल से 1 मोल बनाना, दैट मींस इतने बनाना। ठीक है, 6.02 into 10⁻23 बनाना। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। इट्स अ काउंटिंग यूनिट। इट कैन बी यूज्ड फॉर एटम्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर एंटिटी एज वेल। ठीक है, इट्स सिंपल काउंटिंग यूनिट। नाउ इसका डेफिनेशन भी होता है। डेफिनेशन नोटिस करना, डेफिनेशन क्या है? 1 mole is defined as the number of particles or units which are equal to the number of atoms present in exactly 12 grams of C12 isotope. So कार्बन 12 आइसोटोप का exactly 12 ग्राम हमने लिया, उसमें जितने atoms हैं कार्बन 12 के, that value is called as 1 mole. ठीक है, and based upon the experimental techniques there are, we have been able to do that measurement, do that count. It comes out to be 6.02 into 10⁻23 atoms are present in exactly 12 grams of C12 isotope. So that value 6.02 into 10⁻23 has been defined as 1 mole. ये समझ में आया? Is this clear?
Sir, can you explain this definition once again? इंग्लिश है एकदम सिंपल, देखो ना. What is 1 mole defined as? 1 mole is defined as the number of particles or units equal to the number of atoms that are present in exactly 12 grams of C12 isotope. तो ये आपके सामने एक डब्बा है, डब्बे के अंदर 12 ग्राम का कार्बन 12 आइसोटोप रखा है, ठीक है. Now you count the number of atoms that are there. Of course, you don't count manually. There are experimental techniques to do that. And when you do that counting, you get the number equal to 6.02 into 10 to the power 23 atoms. Right? So that is what 1 mole is now defined as. 1 mole is equal to 6.02 into 10 to the power 23 things. Okay, got it. Thank you. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया ये दोनों डेफिनेशन आपस में इंटर रिलेटेड है, तो किस तरीके से इंटर रिलेशन वर्क कर रहा है, ठीक है, आप नोटिस करना. सो ये दोनों डेफिनेशंस से ऐसा रहेगा, मैं एक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है. लेट मी स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन ऑफ मोल एंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन आप नोटिस करोगे आई विल ऑटोमेटिकली कम टू द डेफिनेशन ऑफ AMU. किस तरीके से आप नोटिस करना. So according to this definition of mole, can you write that 12 grams of C12 has 6.02 into 10 to the power 23 atoms? ऐसा लिखा है इस definition में, है ना? ऐसा लिखा है ना इसमें? Yes sir. Yes sir. तो एक एटम का मास कितना होगा आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से. Divide by 12. यूनिटरी मेथड लगाओ ना. क्या आ जाएगा मास ऑफ वन एटम? Yes. 12 divided by 6.02 into 10 to the power 23 grams. राइट. अब इस 12 को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ. 1/12 into mass of one atom of C12 is equal to 1/Na. और जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था? ये 1 AMU का डेफिनेशन था ना, 1/12 mass of one atom of C12. और 1/Na की वैल्यू कितनी होती है? आप पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम्स आ जाएगा. तो ये आपका 1 AMU और ग्राम्स का रिलेशनशिप आ गया. समझ में आया इन दोनों का इंटरकनेक्शन? So 23 or 24? 24. थोड़ी सी मैथ्स करो ना. ये ऐसा 1/6.02 और ये 10 की पावर -23 ऊपर चला गया. अब ये 1/6.02 क्या होता है? 0.167, राइट. तो इसका फिर एक डेसिमल करा ना. समझ में आया ये? केजी में भी लिख सकते हो, ग्राम्स में भी लिख सकते हो, इट्स ओके, बोथ आर फाइन. ये क्लियर है आप लोगों को? इज दिस डेफिनेशन ओके विद एवरीवन? AMU, ठीक है, ग्रेट. अच्छा, अब कुछ और डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है. दीज आर डेफिनेशंस व्हिच यू माइट नो और यू माइट नॉट नो एंड दे आर सिमिलर साउंडिंग. तो समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन देम. तो वो कंफ्यूजन हम लोग एलिमिनेट करेंगे एक एक करके. सबसे पहले डेफिनेशन देखना, एटॉमिक मास, राइट. एटॉमिक मास का एनी गेस क्या डेफिनेशन होगा? Would anyone want to guess? Mass of an atom. Perfect. So atomic mass is as simple as the name is, like एकदम literal translation है English में इसका, right? It is the mass of one atom of an element. जिस भी एलिमेंट के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है. अब जैसे आप नोटिस करोगे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 AMU, या फिर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 AMU, ठीक है. AMU की यूनिट्स में मैं लिख रहा हूँ, या फिर थोड़े टाइम बाद ये ग्राम पर मोल में भी लिखेंगे, बट थोड़ा सा इसको मैं थोड़ी सी देर बाद समझाता हूँ जब मैं मास मोल रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी के लिए जस्ट यहाँ पे सिंपली
atomic mass of helium is 4 AMU, atomic mass of nitrogen is 14 AMU. This is the mass of one atom of that element. कितना हल्का है वो, मतलब mass of helium atom कितना हो गया? What is the mass of a helium atom? It is 4 into AMU कितना होता है? 1.67 into 10 की power minus 24 ग्राम. इतना हल्का है. That is what the mass of one atom of helium is. That is what atomic mass means. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज जरूर नोटिस करना, ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, these are approximate values. आप अगर periodic table खोल के देखोगे, if you have some good fancy periodic table which you have stuck in your room or in your study room, on your study wall, तो उसमें आप अगर नोटिस करोगे तो atomic mass जो होते हैं वो ऐसे डेसिमल में जाते हैं, like 4.0 something या 14 point something, like, तो मैंने वो डेसिमल वगैरह की चीजें हटा दी हैं. I am not writing those decimal related values. I am just using approximated values only, क्योंकि calculations में approximated values ही use करेंगे. बाद में मैं समझाऊंगा डेसिमल क्यों आता है और क्या रीजंस हैं उनके. ठीक है, बट अभी के लिए you should know what atomic mass word means. Great. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई. चलो एक और डेफिनेशन है आपके सामने, relative atomic mass. What would this mean? Any guess? So carbon के उसमें क्या बोलते हैं relation? It's like a ratio between any element and one carbon atom का mass. Right. So यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है from the English itself. Right. Atomic mass relative word लगा दिया है, मतलब किसी atom का mass relative to something. That is what relative atomic mass should mean. So yes, the definition is in this way, that relative atomic mass of an element is the atomic mass of the element, like mass of one atom of element, divided by 1/12th mass of atom of C12. तो ये mass का ratio हो जाता है, तो it's a unitless quantity, and you can naturally see जो नीचे वाला term है वो basically AMU है, तो ऊपर का AMU नीचे का AMU that gets cancelled out. So if I ask you what is the relative atomic mass of helium, your answer will be just the value 4 with no units, because it's a ratio of mass. Okay, if I ask you relative atomic mass of nitrogen, what will be your answer? 14. Correct, just the number 14, no units, nothing. 14 AMU upon 4 AMU, तो AMU cancel out हो गया. Right. तो ये टर्म समझ में आया, relative atomic mass. ओके, एक और सिमिलर साउंडिंग टर्म है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स को, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, GM. नाउ इसका डेफिनेशन इजंट एज ऑब्वियस फ्रॉम द वर्ड्स दैट आर देयर. इसका डेफिनेशन इज, नोटिस करना, मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट. सो यहां पर एक एटम का मास नहीं है, एक मोल एटम्स, लाइक 6.02 into 10 की पावर 23 एटम्स को आप इकट्ठा लो, राइट, दे विल बी कॉल्ड एज 1 मोल एटम्स, एंड उनका मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास. और सिंपली स्पीकिंग एक और डेफिनेशन है इसका, वेरी सिंपली, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो हम लोग ऊपर भी निकालते आ रहे हैं, एक्सप्रेस दैट इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स. जस्ट सिंपली डू दैट. जो एटॉमिक मास हम लोग ऊपर सीख रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस दैट इन द यूनिट ऑफ ग्राम्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू टू फिल अप दिस काइंड ऑफ अ टेबल, जैसे सल्फर एलिमेंट है, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो गया? 32 AMU या फिर 32 ग्राम पर मोल. इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया? 32, और इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा जस्ट दैट सेम वैल्यू 32 एक्सप्रेस्ड विद द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स. So I always had a confusion between mass number and atomic mass, because so the values are also same. So are they same? या मतलब सो मास नंबर, ठीक है, मास नंबर का जो डेफिनेशन रहेगा, इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ, और सॉरी, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट आर देयर इन द एटम. ठीक है,
और दूसरा क्या बोला आपने? Sir, atomic mass. एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मैंने क्या बताया? मास Mass ऑफ of one atom of that element. मास ऑफ वन एटम. ठीक है. अब द थिंग इज मास ऑफ वन एटम में यू काउंट मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का मास आप एडअप करके रिपोर्ट करते हो. बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है तो these values come out to be very close to each other. Okay, so that is why you said कि atomic mass में decimal होता है, तो वो decimal electron के weight की वजह से है. नहीं 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 नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे. 3-4 रीजंस है that we reported with decimals. This is one of the reasons. Okay, thank you. ठीक है. तो अभी यहाँ पर you don't have to deal with the mass number, like mass number, atomic number. These are definitions which you remember definitely, but यहाँ पर we are not going to use mass number in our calculations. हम लोग atomic mass या sometimes atomic weight word भी use करूँगा. In fact मैंने यहाँ पे इसलिए note भी लिखा है that in chemistry mass and weight are used interchangeably. ठीक है. Physics में आप लोग देखोगे that mass और weight बहुत carefully use करना होता है. यहाँ chemistry में चलेगा, मतलब मैं कभी एटॉमिक मास वर्ड यूज कर लूंगा या एटॉमिक वेट वर्ड यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा. ठीक है. हाँ बोलो अमोक. नहीं सर, गलती से हो गया था, सॉरी सर. So we don't have to multiply the 1.67 into 10 raised to minus 23. कहाँ पे? So this is only for this case, right? Which is As for only gram atomic mass. हाँ हाँ, मतलब जो ये 3 सिमिलर साउंडिंग डेफिनेशंस मैंने आपको कराई. ठीक है. टर्म्स जो आपने देखी, एक देखी थी एटॉमिक मास, एक देखी रिलेटिव एटॉमिक मास और एक देखी ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है. व्हेन यू like talk about these 3 terms, they sound like something similar, but in सब का एक distinct definition है. atomic mass का definition क्या है? It is the mass of one atom of element. ठीक है. which is expressed in the units of AMU. ठीक है. और ग्राम पर मोल. relative atomic mass का एक distinct definition है. It is the mass of one atom of the element divided by 1/12th mass of one atom of carbon 12. ठीक है. And this is numerically the same value as atomic mass, like it comes out to be numerically the same value only, but without any units. Then there is this third term, gram atomic mass, जिसका definition मैंने ऊपर आपको बताया, लिखाया. It is the mass of 1 mole atom of the element. ठीक है. In the units of grams. Or simply the atomic mass of the element expressed in the units of grams. So this same value 32 and उसको grams की unit में express कर देना. It will give you the gram atomic mass. ठीक है. ये terms similar sounding है, but हमको इनके बीच का distinction पता होना चाहिए. Clear? Yes, sir. By the first definition of gram atomic mass, it's the mass of 1 mole of atom. So will that also give 32 only? ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा जब हम लोग ये पढ़ लेंगे मास मोल रिलेशनशिप. ठीक है. Then you will be able to relate to this definition better. Okay, thank you. ठीक है. refer mass mole relationship. अभी के लिए that's why I put in यहाँ पर एक और लगा के ये definition. ठीक है. ये definition actually it's not a standard definition. It is not something which you will find in books. Books में आपको यही definition मिलेगा. ये तो मैंने ऐसे बना दिया ताकि आपके लिए simple हो जाए अभी के लिए, क्योंकि you will find this mass mole relationship पढ़ाया नहीं, उसके पहले definition बना दिया. ठीक है. Now having said this, done this, अब हम molecules के ऊपर भी थोड़ा सा focus कर लेते हैं. राइट. एटम्स के ऊपर फोकस जो था वो समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई. मॉलिक्यूल्स के ऊपर देखना. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड देयर टर्म्स, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है आप लोगों के से. आई वुड एक्सपेक्ट दैट आप लोगों ने
जूनियर क्लासेस में पढ़ाई करी है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बहुत मस्ती में निकला आपका पिछला ईयर, लेकिन आपको थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स के नाम और उनके फॉर्मूला कनेक्ट करने आते हैं। मतलब ये एक ऐसी नॉलेज है विच इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू मेक अ लिस्ट एंड टीच। मतलब कई बुक्स में मिल जाता है, लाइक व्हाट दे डू इज दैट दे गिव द नेम ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड सॉल्ट्स एंड उनके साथ में उनका फॉर्मूला दे देते हैं और फिर बैठ के बोलते हैं चलो रट्टा लगाना शुरू करो, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू डू दैट एक्सरसाइज कि ये लो एक लिस्ट और इनको बैठ के रट्टा लगाओ, क्योंकि ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है। जो ये कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम और उनके एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो हैं, इट इज लाइक अ लर्निंग ऑन द गो, ठीक है। मतलब जैसे क्लास में होता ही है ना, आप एक नई क्लास में जाते हो, आपके लाइक क्लासमेट जो होते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप डे 1 बैठ के मैम से मांगते हो मैम अटेंडेंस शीट देखना, आज मैं बैठ के घर पे जाके सबके नाम का रट्टा लगाऊंगी या लगाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना करते हो। इट इज लाइक अ लर्निंग दैट हैपेंस ऑन द गो, यू लर्न दोज नेम्स एज यू प्रोग्रेस। सो उसी तरीके से केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स के नाम रहेंगे, उनके फॉर्मूला रहेंगे, ठीक है। कुछ आपसे एक्सपेक्टेड है कि बेसिक्स आपने पढ़े होंगे, थोड़े बहुत तो याद रहेंगे, रिटेन रहेंगे। कुछ नए नए से होंगे तो वो ऑन द गो पिक करते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मैं एक बार के लिए लेट मी जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, आई विल करेक्ट। बताओ जरा, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला रहता है? Na2CO3 ठीक है। सो खुश आपने करेक्ट नहीं दिया है, बाकी जनता ने फिर भी करेक्ट दिया है। इट इज Na2CO3, राइट। सो आपसे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको पता है सोडियम आयन Na+ होता है, ठीक है। लाइक सोडियम आयन Na+ होता है और कार्बोनेट आयन CO3 2- होता है, राइट। तो ये आपने देखा होगा ना, इनका जो चार्जेस होते हैं वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर ये फॉर्मूला बन जाता है ना? Yes, sir. ठीक है। सो ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। अरे क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 twice. राइट। सो इसमें आपको ये नॉलेज रहना चाहिए दैट एल्यूमिनियम का 3+ आयन रहता है और सल्फेट जो होता है वो SO4 2- आयन रहता है, राइट। ये आयंस का बेसिक नॉलेज काम आएगा। तो फिर जब इसका फॉर्मूला लिखते हो तो वो कैसा दिखता है? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, Al2SO4 होल थ्राइस, राइट। ये आता है, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई Yes, sir. हमारे Sir, ये तो बहुत बेसिक है 9th। हाँ मतलब ये बेसिक्स ही मैं कह रहा हूँ कि पता होने चाहिए। मतलब आई नो 1-2 कलाकार होते हैं, हर साल होते हैं, मतलब हमारे बीच में हैं जो कि बाहर निकल के आएंगे थोड़े टाइम बाद, जिनको ये बेसिक्स याद नहीं है क्योंकि उन्होंने लाइक 10th में बहुत मजे किए हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, C3PO4 C3PO4 सो यू अंडरस्टैंड कैल्शियम 2+ आयन रहता है और फॉस्फेट PO4 3- आयन रहता है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, बट लेट्स से अगर मैंने बता दिया कि ये कैल्शियम आयन है, फॉस्फेट आयन है, तो अब आप लिख पाओगे इसका फॉर्मूला। मीत शाह कोशिश करोगे? अब पहले तो आपने गलत आंसर दिया है, बट ठीक है, अब आप कोशिश करके बताओगे मुझे। इफ आई हैव गिवन यू व्हाट आर द आयंस दैट आर इन्वॉल्व्ड? Ca3PO4 twice. राइट, ठीक है। सो ये लर्निंग जो है, अब ऐसा क्या है कि मैं आपको अब लिस्ट नहीं करा रहा यहाँ पे, मैं ऐसे 10-15 और एग्जांपल्स लेकर नहीं बता रहा कि ये बैठ के लिस्ट मत बना दो, नहीं। नीड Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है।
तो ये थोड़ी बहुत बेसिक्स हैं जो कि आपको लाइक समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा होगा। अभी जब आप आगे मोल कंसेप्ट चैप्टर में क्वेश्चंस करोगे ना, तो कई बार ऐसे कंपाउंड्स के सिर्फ नाम लिख के आ जाते हैं, फॉर्मूला लिख के नहीं आता। तो आपको नाम रीड करने आने चाहिए ना, ऐसा नहीं कर सकते दैट यू लाइक फॉरगेट हाउ टू राइट देयर नेम्स। समझ में आ रहा है? चाहिए तो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। कहाँ गया, लेट मी सी। ये वाला तो नहीं है। There was one ऐसे प्रैक्टिस के लिए। I don't know कहाँ गया वो। Atomic structure। ठीक है, मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को भेजूंगा। बट मिल जाते हैं ऐसे, मतलब प्रैक्टिस शीट जिसमें कंपाउंड के नाम और उनके फिर फॉर्मूला लिखने होते हैं। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, वो देख लेते हैं। राइट, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन ऊपर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, एनी गेस इसका डेफिनेशन क्या होगा? The mass of one molecule of an element. Expressed in AMU. Yeah. Right? और हम लोग ये जो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बस जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक वेट ऐड करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट हो गया, राइट? इसका अगर मैं आपको बोलूंगा मॉलिक्यूलर वेट लिखना है तो आप क्या करोगे? 2 × 23, लाइक 2 सोडियम के एटम्स हैं उनको ऐड कर लिया, फिर एक कार्बन है इसका 12 रहता है, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट इन द यूनिट्स ऑफ AMU। राइट, समझ में आया? एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना रहेगा? 2 × 27। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। फिर कितने सल्फर है यहाँ पर? 3. 3. तो 32 × 3। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 12. आपको रीड करना चाहिए, 12 ऑक्सीजन है तो 16 × 12। ये आप जब एड अप कर लोगे तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम में 3 कैल्शियम है और इनका एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है, फास्फोरस, कितने एटम्स है फास्फोरस के? 2। और फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31 AMU। आपको नहीं याद होगा, इट्स ओके, धीरे धीरे याद करना रहेगा। एटलीस्ट 1 से लेकर 20 या यू कैन से 20 तक के एलिमेंट्स भी याद कर लोगे तो चलेगा। 30 तक का याद रहेगा तो बेटर है। कितने ऑक्सीजन है इधर? 8. राइट, 8 × 16। राइट, तो ये आपका, इनका एड अप कर दोगे तो इनका आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको आती है एक्सरसाइज तो। ओके, व्हाट अबाउट RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा? व्हाट वुड RMM मीन? Molecular weight of an element upon 1/12 molecule of sequence. Correct. So mass of one molecule divided by 1/12 mass of one atom of carbon 12। ठीक है, तो अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है जैसे H2O हो गया, ठीक है, H2O का मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट निकलने के लिए बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? इट विल बी 18 AMU। ठीक है, और मैं आपको उसका RMM लिखने के लिए बोलूंगा तो आप क्या लिखोगे?
just 18, no units, nothing. समझ में आया? Yes, sir. Okay, and then what about GMM, gram molecular mass? ये क्या हो जाएगा? Molecular mass expressed in grams. Correct. So you can either say mass in grams of 1 mole of molecules, or you could use the simpler definition that जो molecular mass है या molecular weight है उसको grams में express कर दो, right? तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H2O के लिए the GMM value will be just 18 grams. ठीक है? तो ये molecule की definitions भी clear है, simple है. ठीक है, ये जैसे कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको कराई मॉलिक्यूलर मास निकालने की. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, राइट. पहले 20 एलिमेंट्स का एटलीस्ट एटॉमिक मास याद रखना. ठीक है, हाँ, नहीं मीत, AMU और ग्राम के बीच का रिलेशनशिप है ना, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 grams. AMU एंड ग्राम आर नॉट इक्वल. ठीक है, AMU and grams are definitely not equal. ये डेफिनेशन है. यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो वर्ड है उसका डेफिनेशन है that you express the atomic mass of the substance, you express the mass of, ये molecular mass क्या represent कर रहा है? This is giving you the mass of one molecule. Mass of one molecule कितना हो जाएगा? 18 into 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम. बहुत छोटा वैल्यू है, बट उस 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं? AMU. तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ जाता है 18 AMU. ये GMM क्या है? ये GMM बोल रहा है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स. 1 मोल मतलब 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा कर लो तो उनका मास कितना आ जाएगा? यू विल फाइंड इट टू बी 18 ग्राम्स. कैसे? यहाँ पर आप नोटिस करो, 1 मॉलिक्यूल का मैंने कितना मास बताया? 1 मॉलिक्यूल का मास मैंने कितना बताया अभी आपको? 18 AMU, राइट. और यू कैन से 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स. ठीक है, तो 1 मोल माने कितना होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना. इसका कितना मास होगा? तो आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, राइट. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 18 ग्राम्स. समझ में आया? इज दिस क्लियर मीत? ठीक है, ऑल राइट. नाउ कमिंग बैक, मॉलिक्यूलर वेट में कैलकुलेट करवा रहा था आपसे. इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके देना मुझे. H2C2O4.2H2O, फटाफट. What will be the molecular weight of this compound?
All right, so 126 AMU will be the correct answer. ठीक है, जिसका आंसर नहीं मैच करा है थोड़ा बहुत गलती करिए, वो देखो कहाँ पर गड़बड़ हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 + 2 × 2 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, देन 2 कार्बन है, और यहाँ पर 4 + 2 6 ऑक्सीजन है। तो आप उनको ऐड अप करोगे तो आपका 126 AMU आ जाएगा। ठीक है, और यू कुड हैव डन दिस थिंग, यू कुड हैव ब्रोकन दिस इनटू 2 पार्ट्स। एक जस्ट ये H2C2O4 वाला पार्ट, उसको आप ऐड अप कर लो, और फिर 2H2O को 2 × 18 करके ऐड अप कर लो। ठीक है, चलेगा। Both are fairly acceptable ways of coming up with the answer. Sir, but is the easier way first adding all the hydrogen, carbon and oxygen and then doing it? नहीं, मतलब both are good ways. अब easy इसमें मतलब मुझे करना रहेगा तो मैं typically सेकंड वाले मेथड से कर दूंगा। ठीक है, I'll find this better faster. ठीक है, क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? No, sir. अच्छा, इसके अलावा नोटिस करना, समटाइम्स देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन टर्म्स लाइक दिस ग्राम एटम। ठीक है, दोनों वर्ड्स एक साथ है, ग्राम एटम और G- atom. It means 1 mole of atom, right? So let's say if I have certain quantity of a substance, say I have 1 gram atom of carbon, ठीक है, 1 G atom of carbon, तो इसको आप रीड करोगे that I have 1 mole of carbon atoms. ठीक है, don't read it as that mass of carbon is 1 gram. ठीक है, ऐसे 1 gram atom of कार्बन। ठीक है, इसको यू शुडंट रीड दिस एज मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, लाइक दिस इज नॉट द करेक्ट रीडिंग ऑफ इट। जब ये वर्ड साथ में लिखे हुए हैं 1 ग्राम एटम, ठीक है, ऐसे 1 G एटम, तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है हमारे पास में। ठीक है, समझ में आया? ऐसे एक और टर्म रहेगा ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 G मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल ऐसे G- मॉलिक्यूल लिखा होगा। एक तो इसमें क्या रहेगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? सो अगेन लेट्स से यू हैव सम सैंपल ऑफ वाटर जिसके लिखा हुआ है दैट वी हैव 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, राइट? तो मतलब क्या हो जाएगा, वी हैव 2 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मतलब वी हैव 2 into Na। मोल का मतलब क्या होता है, Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इतने नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 × 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, डोंट रीड दिस एज कि मास ऑफ H2O इज 2 ग्राम्स, नहीं, 2 ग्राम के साथ में मॉलिक्यूल वर्ड लिखा हुआ है तो उसको इसी तरीके से रीड करना है। आयंस के लिए भी यूज होता है ये वर्ड, ग्राम आयंस या G आयंस। सो व्हेन आई से 1 मोल ऑफ, or sorry, we have 1 gram ion of something, so we mean that we have 1 mole of that ion. ठीक है, क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे, कई क्वेश्चंस में जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो उसमें ये वर्ड्स आएंगे एंड आप लोग मिस्टेक भी करोगे, बट ठीक है, वो लर्निंग क्वेश्चंस के थ्रू ही आपकी डेवलप होगी। सर, can gram atom be used for molecules? Well, we typically don't. ठीक है, that's why we have gram molecule, we have gram ions. ठीक है, कई जगह पे मैंने देखा है यूज होते हुए, बट टिपिकली आप अपने बुकलेट में या अपने जो मेजर बुक्स हैं इनमें आप प्रैक्टिस करोगे, उनमें वी आर नॉट यूजिंग देम। ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट, नाउ अब नेक्स्ट नोटिस करना, एक और टर्म है विच इज एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। आई थिंक ये तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है, राइट? जैसे H2SO4 है तो इसके अंदर कितने एटम्स हो गए, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, टोटल 7 एटम्स। सो द एटॉमिसिटी इज 7। ठीक है, ऑलराइट, ये बेसिक डेफिनेशंस क्लियर है सबको?
All right, now let's come to this next important topic, which is called as mass mole relationship. ठीक है, this is going to be the important topic of the day, जिसको आपको immediately practice करना रहेगा with the questions that I'll ask you to work with. Mass mole relationship. Now ये जो मास मोल रिलेशनशिप है, ये हम लोग किसी भी सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर सकते हैं. However, यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन जो सब्सटेंस है, मैंने इसके दो पार्ट्स क्रिएट कर दिए. एक सेट ऑफ सब्सटेंस आपके एग्जांपल्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे और दूसरे सेट ऑफ सब्सटेंस के एग्जांपल मैंने राइट हैंड साइड पे लिखे. कैन यू figure out what is the difference between left hand side and right hand side based on these some examples that I have given you? Collection of atoms here. Right, so left hand side पर जो substance है that is existing as a collection of atoms only, right? जैसे diamond है, तो diamond में कोई molecule थोड़ा present है. डायमंड क्या है? कलेक्शन ऑफ कार्बन एटम्स, राइट? यू हैव सम पीस ऑफ मेटल, से आयरन मेटल, सो लाइक डज दैट हैव सम मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट? No, sir. राइट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ जस्ट दोज एटम्स ओनली, राइट? अगर हीलियम गैस का सैंपल है, लाइक एक बलून है, उसके अंदर हीलियम गैस रखा हुआ है, तो सैंपल में कैसा एग्जिस्टेंस है हीलियम का? जस्ट हीलियम एटम्स प्रेजेंट, है ना? अब राइट हैंड साइड में जो एग्जांपल है, वो कैसे सब्सटेंस है? सब्सटेंस विच आर कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. जैसे मान लो एक बलून है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो O2 मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, राइट? एक ग्लास ऑफ वाटर आपके सामने रखा हुआ है, तो वो एक कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट? तो ये सिंपल डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है दोनों तरफ? ठीक है. आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दिस डिस्टिंक्शन, जो मास मोल रिलेशनशिप होगा वो हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे वो आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करना. ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर डेफिनेशन रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड के सब्सटेंसेस के लिए, वी गेट मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस will be equal to the mass of the substance in grams upon the atomic mass of the substance. ठीक है, जैसे यहां पर if I ask you लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फॉर्मूला हमने सीखा, उसके ऊपर बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, राइट, that determine the number of moles of carbon atoms in 1 gram diamond, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? यू विल फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट डायमंड के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है. डायमंड एग्जिस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, सो यू विल से दैट ओके, विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मूला, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, राइट, विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स, ठीक है, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. ठीक है, जिस एलिमेंट के एटम्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, उनका एटॉमिक मास हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो 1/12 will give you the answer. 1 will be the mass of the diamond, that is the substance that is given to you, and 12 is the atomic mass of carbon. ठीक है, अगर substance जो है that is existing as a collection of molecules, like we are on the right hand side, ठीक है, then here notice करना the slight change in the definition that happens. Moles of molecules of a substance will be equal to mass of substance upon molecular weight of substance. ठीक है, यहाँ पर molecules और molecular weight word highlight किया हुआ है मैंने, तो जैसे आप notice करना, I'll give you another example. ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, notice this example. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 10 ml ऑफ वाटर. तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे
अच्छा, वाटर माने this is existing as a collection of molecules, right? It is existing as a collection of H2 molecules. So we'll use this formula. We'll use moles of molecules of H2O, right? Will be equal to mass of the substance, the actual mass, जितना भी उसका weight है दिया हुआ है, divided by the molecular weight of the substance. So यहाँ पर अब आपको मास जो है वो थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेड नॉलेज है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास आ जाएगा सब्सटेंस का, है ना? इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना. तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे, मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल will be equal to mass of H2O in grams upon molecular weight. Do you know what is the molecular weight of H2O? Right, you know 18. it is 18. 18. ठीक है, तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे पुट कर दोगे 18. ठीक है, 18 AMU बोल सकते हो या 18 ग्राम पर मोल बोल सकते हो, राइट? सो 18 वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे और मास ऑफ H2O आपको दिया हुआ है 10 ग्राम से, तो योर मोल्स आ गए 5/9. ये समझ में आया कैसे करना होता है? Sir, so there will be हाँ. 5/9 moles of hydrogen and 5/9 moles of oxygen. वहां पे मैं बाद में आऊंगा. ठीक है, लाइक एक मॉलिक्यूल के अंदर किसके कितने एटम्स होंगे, क्या होंगे, वहां पे मैं थोड़ा टाइम बाद आऊंगा. अभी पहले आपको ये सिंपल मास मोल रिलेशनशिप अप्लाई करना है बेस्ड अपॉन द Yes, sir. काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज देयर. Yes, sir. ठीक है, ये दो सिंपल क्वेश्चंस भी समझ में आए. ठीक है, अच्छा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में ही अगर मैंने आपसे पूछा होता इन द above question only, how many H2O molecules are there, तो आपका क्या आंसर होता? So 1. How many H2O molecules are there in this sample? So 5.9 to 6.02 raised to into 10 raised to 23. राइट, बहुत सिंपल है ना. आपने मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल निकाल लिए, मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल 5/9 आए, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने हो गए? 5/9 into Na. मोल इज अ सिंपल काउंटिंग यूनिट ना. इसी तरीके से यूज करेंगे उसको. मतलब अगर मैं आपको बोलता, ठीक है, दैट ऊपर वाले सैंपल में वी हैव 10 डजन H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछता कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? 10 into 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर भी तो वैसे ही चल रहा है ना, काउंटिंग यूनिट है ना मोल. लाइक आपको बोला गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज 5/9, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 5/9 into Na into Avogadro's number 6.02 into 10 की पावर 23. ये समझ में आया? So for the 10 dozen one that you're saying, it will be 120 into 5/9, right? नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला दैट आई हैव 10 डजन H2O molecules. Okay. So how many H2O molecules do I have? 120. Just 120. Like आपने 10 को डजन की जो काउंटिंग वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिया ना. तो if I say that I have 5/9 mole H2O molecule, so what will you do? You have 5/9 into what does 1 mole mean? Na number of units, right? 5/9 Yes, sir, I understood that part. 0 to 10 to power 23 H2O molecules हो जाएंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Is this comfortable with everyone? है कि नहीं? डिपेंडिंग अपॉन जैसा सब्सटेंस है हम लोग चूज करेंगे कौन सा वाला रिलेशनशिप यूज करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कि राइट हैंड साइड वाला. ठीक है Sir, हाँ. so 1 AMU is same as gram per mole. 1 हाँ, actually yes. Yes, sir, because in this formula and the denominator molecular weight of H was 18 AMU and gram per mole, so you've written it as same. हाँ हाँ, तो आपने ऊपर देखा ना, अपन ने ये चीज ऊपर भी लिखी हुई थी, मल्टीपल जगह देखा है. सो यू कैन एक्सप्रेस मॉलिक्यूलर वेट एज
AMU और ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आई होप आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो जब मैं आपसे करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हवा में बस प्रवचन चल रहा है। मोल कंसेप्ट में अगर आप पेन पेपर लेके लिख नहीं रहे हो ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये फॉर्मूलाज नहीं लिखे हो, ये वाले फॉर्मूलाज लिखो फटाफट कहीं पे भी रफ में। ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग देम डाउन, ताकि अब मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप फटाफट प्रैक्टिस कर पाओगे ना। ठीक है, इनफैक्ट चलो व्हाट आई विल डू इज इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक अ पॉज इन बिटवीन एंड मेक यू राइट द नोट्स। ठीक है, बिकॉज मोल कंसेप्ट में बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं हाथों हाथ नोट्स लिखवाऊंगा और हाथों हाथ उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आज की क्लास में तो लाइक आई डिडंट गिव यू मच टाइम टू राइट, बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन, देन टेक अ पॉज, आस्क यू टू कॉपी एंड देन आस्क यू टू डू क्वेश्चंस। ठीक है, अभी के लिए तो खैर चलो इतना सा लिख लो बस, फिर मैं इस पे थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको फटाफट फटाफट। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, 1 मिनट और मैं वेट कर लेता हूँ, लिख लो। ठीक है, ओके, सो अब जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया दोनों, ठीक है, और मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए। अब लेट्स से इफ आई आस्क यू couple of more questions. So just give me 1 minute. So let's say if I ask you this question, determine the number of molecules of CO2 in its 10 grams sample. ठीक है, फ्रैक्शन में दे दो, डोंट नीड टू कैलकुलेट इट इन डेसिमल और एनीथिंग। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले कैसे सोचोगे? हाउ विल योर थॉट प्रोसेस डेवलप? You will first focus on the substance that CO2 है। CO2 कैसा है? CO2 exists as molecules only. ठीक है, exists as molecules only। और पूछा भी क्वेश्चन में क्या है?
asked about molecules only. तो इसका मैं क्या इंटरप्रिटेशन लूंगा? राइट, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पे चलना है, ठीक है। फॉर्मूला टू बी यूज्ड, क्या क्या सिंपल फॉर्मूला है? राइट, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके फॉर्मूला लिख देते हैं। राइट, व्हाट वाज द फॉर्मूला? Mass of substance upon molecular weight of the substance. राइट, मास ऑफ CO2 दिया हुआ है 10 ग्राम्स, सो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे? 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट, सो 10 डिवाइड बाय 44, राइट, एंड देन फिर नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 10 by 44 into Na. राइट, समझ में आ रहा है सबको? 10 by 44 into Na. 5 upon 22 into Na. Sorry, Upon 22 into Na. मतलब सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो? हाँ हाँ कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दैट्स ओके। ये इतना पार्ट समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आपके सामने मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। दिस टाइम ये क्वेश्चन है सेम एज इट इज, यहाँ पे उतार देंगे। एंड आई एम आस्किंग यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन in 10 gram sample of CO2. ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम लोग? So 10 divided by 32, that will be moles of atom. So in 1 mole of CO2, there's 2 moles of oxygen. Therefore, for 10 upon 44 moles, there will be 10 upon 22 moles of oxygen. करेक्ट। सो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे द लर्निंग इज, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना जो सैंपल है, ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। और जो पूछा जा रहा है मुझे, वो किसके बारे में पूछा जा रहा है? ठीक है, आई एम आस्क्ड अबाउट एटम्स, राइट। तो यहाँ पर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज देयर इज नो direct formula. Have you seen that there was some direct formula between molecules and atoms? ऐसा नहीं था ना, राइट। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बता पा रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला यूजिंग मॉलिक्यूलर वेट। और अगर सब्सटेंस एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मोल्स ऑफ एटम्स और एटॉमिक मास के बीच का रिलेशनशिप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना व्हाट वी फॉल शॉर्ट ऑफ इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला एक हद तक हेल्प करेगा और उसके बाद प्लेन सिंपल लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड का लॉजिक लगेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यहाँ पे आप नोटिस करना, सो आई हैव बीन गिवन, ठीक है, जो भी गिवन है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। आई हैव बीन गिवन मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 कितना है? 10 grams. Now इससे what does the formula tell me?
What does the formula part tell me? What can I get based upon the formula? I can get the moles of CO2, 10 divided by molecular weight, that is 10 by 44. Okay. And from here, I can get the number of molecules of CO2. Okay. Capital N stands for number of molecules of CO2. है कि नहीं? What will be the number of molecules of 10 CO2? by 44 into Na. Right. So वो आ जाएगा, जो moles हैं उनको I'll multiply by Na, 10 by 44 into Na. तो ये मेरा number of molecules आ जाएंगे. ठीक है. ठीक है. मास और मॉलिक्यूलर मास में अंतर होता है मीत. Is mass and molecular mass the same thing? Mass of CO2 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, that is the actual mass of the substance. Molecular mass of CO2 is 44, that is its property. समझ में आया? Is that clear? अब यहां पर इतना करने के बाद में, ठीक है, मुझसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितना मुझे मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बताओ, मुझे पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. आई विल हैव टू फिगर आउट हाउ टू फ्रॉम हेयर come up with oxygen atoms. So यहाँ पर when I look at the formula of CO2, I can clearly see based upon the formula, right? यहाँ पे आपको दिख रहा है that एक molecule के अंदर कितने atoms हैं? 2. Right? One molecule has 2 atoms of oxygen, right? So अगर 10 by 44 into Na molecule है तो उनमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे ये आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से. So you get your answer as number of oxygen atoms is equal to 10 by 44 into Na into 2. This is what your correct answer is. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्रोच विद सच क्वेश्चंस. ठीक है. जैसे एक क्वेश्चन अब आपके सामने है, लेट्स से you have certain question like this: determine the number of moles of electron present in 10 ml of H2O. अब आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं करवाया है सर ने. लाइक डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कुछ ऐसा तो पढ़ा ही नहीं. जो ऊपर 2 फॉर्मूला पढ़े थे वो तो कुछ ऐसे ही पढ़े थे. These were the 2 formulas: moles of atoms of a substance and moles of molecules of a substance, like depending upon substance कैसा है. ये इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कहाँ से आ गया, बट थोड़ा सा फॉर्मूला एंड थोड़ा सा लॉजिक should get you the answer. ट्राई करो. हाँ बोलो पूर्वा, कुछ कहना चाह रहे हो? No, actually, I didn't understand the previous question. So, shouldn't we take the mass of oxygen in consideration also, like 32 mu? नहीं ना, मैं वही तो आपसे वो गलती अवॉइड कराना चाह रहा हूँ. लाइक you might want to mix up the 2 formulas. You might want to say कि सर आपने बताया moles is equal to mass upon something. Sometimes it is atomic weight, sometimes it is molecular weight, है ना? Yes. तो अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, like they read this question in this way कि हाँ सर मास तो 10 ग्राम बताया और पूछा किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, तो हम लोग ऑक्सीजन का यहाँ पर एटॉमिक वेट लिख देते हैं 16, या फिर somehow they
लाइक काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट कि 2 एटम है तो 16 into 2 32 लिख देते हैं और उसको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल देंगे. ठीक है. So why is it wrong to do like since it is oxygen atoms out of carbon dioxide, so 32 upon 44 into 10? नहीं. सो अब यहाँ पर आप नोटिस करो ना, आपने जो दिमाग में लॉजिक लगाया, ठीक है, वो क्या लगाया? 32 upon 44 into 10. What is it that you tried to achieve with that? So the oxygen molecules. ये इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं. No, sir. So we have to multiply with Avogadro's number then. With Na. Okay. So I'm asking why is it wrong? सोचो ना आपने क्या करा यहाँ पर. सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन. सो आपने क्या करा सबसे पहले, ठीक है, मैं 32 को 16 into 2 में ब्रेक डाउन कर देता हूँ, चलेगा? Yes, sir. ठीक है. अब आपने देखो क्या करा. सबसे पहले आपने 10 डिवाइड बाय 44 करा. ये आपको क्या मिल गया? मोल्स ऑफ CO2, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ठीक है. फिर आपने इसको Na से मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या मिल गया? नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. Yes, sir. ठीक है. फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो उससे आपको क्या मिला कि एक CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो यू बेसिकली गॉट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, है ना? Yes, sir. अब आपने यहाँ पर लाइक 16 से पता नहीं क्या रैंडमली मल्टीप्लाई कर दिया. आई डोंट नो व्हाट दिस 16 इज फॉर. कहाँ से आएगी? ठीक है. सो अब ऐसा है ना, आपने जो क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, दैट those students who have studied mole concept, ठीक है, in some way or the other in their junior classes, वो बच्चे मेरे लिए कई बार ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. ठीक है, मतलब like there is this example of a violin school in Germany जिसका ऐसा एडवर्टाइजमेंट रहता है कि हम आपको वायलिन सिखाएंगे, अगर आपको वायलिन बजाना नहीं आता है तो आपके लिए फीस है 100 यूरो, और अगर आपको वायलिन ऑलरेडी बजाना आता है और हम आपको सिखाएंगे तो हम लोग फीस चार्ज करेंगे 200 यूरो. नाउ इट साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव बट दैट इज एक्चुअली अ रियलिटी, क्योंकि someone who has already some notion of how violin works, उनके लिए क्या होता है, they are set in their ways. ठीक है, कुछ उन्होंने तरीके पढ़े हुए होते हैं जिनको वो बार बार अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एंड वो नया तरीका समझना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. लाइक अनलर्निंग एंड देन लर्निंग अगेन becomes much more difficult than learning from scratch. ठीक है. So this is like a classic case that happened over here, that because आपने थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपने कुछ पता नहीं कहीं से कुछ डॉट्स कनेक्ट करके कुछ ना कुछ लिख दिया. ठीक है, बट दैट इज समथिंग विच आई वुड वांट यू टू नॉट डू. ठीक है, कीप एन ओपन माइंड एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच वी आर अप्रोचिंग थिंग्स, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जिस अप्रोच से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया वही अप्रोच आपके पुराने टीचर्स ने यूज किया होगा. ठीक है, तो यू माइट फाइंड दैट अ बिट डिफरेंट कि सर ये हमको तो किसी ने कभी ऐसा करके बताया ही नहीं है. लाइक दिस इज नॉट समथिंग यू विल फाइंड इन एनी बुक. इस तरीके से ब्रेकिंग डाउन दिस फॉर्मूला इनटू दीस टू साइड्स, none of the books will show you this. This is something which is a way in which I have devised for students to learn and understand and segregate things clearly ताकि आगे वो careless mistakes नहीं करें. ठीक है, so learn
to imbibe this new approach that I am teaching you, that I am asking you to comprehend. हाँ, बीच बीच में आप ऐसे डाउट्स पूछ सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि मैं मना कर दूंगा, आपको बताऊंगा नहीं ऐसे क्वेश्चंस में क्या करा आपने, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया. बट कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज विद मी. अपन पढ़ेंगे ना आगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना तरीका आपस में डिफर कर रहा है. ठीक है, सो यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वे इन विच आई एम टीचिंग यू द न्यू कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज देन आगे का एंटायर डिस्कशन दैट आई विल बी डूइंग विद यू would be based upon the ways in which I have taught you. Is this clear? Yes, sir. Thank you. अच्छा, ये वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें. मैंने आप लोगों को ये टास्क दिया दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ml ऑफ H2O निकालना है, राइट? अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में तो आपका वो जो पुराना लॉजिक था पूर्वा, वो तो बैठेगा नहीं, जो भी आपने सोचा होगा. ठीक है, तो इसीलिए आई वांट यू टू लर्न दिस एकदम बेसिक से अप्रोच. ठीक है, दैट यहाँ पर देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला दैट कनेक्ट्स सच डेटा ऑफ H2O विद द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम लोग फॉर्मूला प्लस लॉजिक दोनों यूज करेंगे. तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. फॉर्मूला हमको क्या बताता है, हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे. हमारा जो सब्सटेंस है वो H2O है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ H2O और डेंसिटी ऑफ H2O दिया हुआ है, इससे मास ऑफ H2O आ जाएगा, राइट? यहाँ तक का तो सबने कर लिया होगा. इसके बाद फॉर्मूला हमें कैसे हेल्प करता है, मास ऑफ H2O से हम लोग मोल्स ऑफ H2O पे आ जाएंगे, राइट? मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे? 10/18, करेक्ट? और फिर मोल्स से हम लोग किस पे आ सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे. बट ठीक है, अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है, आपसे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, तो मैं मोल्स तक की अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ. यहाँ तक का पार्ट ये फॉर्मूला से कितना था समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला पार्ट? इज दिस क्लियर विद फॉर्मूला? अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल बताओ, क्वेश्चन में पूछा है दैट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ. तो इसके आगे अब लॉजिक लगेगा. ठीक है, तो यहाँ राइट हैंड साइड पे आ जाओ. नोटिस करना, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो आप नोटिस करोगे H2O के फॉर्मूला से 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर. तो एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स में 10 मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे. Sir, how will it be 10? I didn't understand that. H2O में देखो ना, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना. Okay, yeah. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना एक मॉलिक्यूल में. तो एक मोल H2O मॉलिक्यूल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे. और इस क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं, 10/18 मोल्स है H2O के. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो यू विल गेट 100/18 as your moles of electron. 100/18 या 50/9 moles of electron, that is what your answer is. समझ में आया? Is this question clear? अगर इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा होता what is the number of electrons, not the moles of electron but the number of electron, तो क्या करते? Sir, into Na multiplied by Na. That's not simple. You just multiply by Na and you will get the answer. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. ठीक है, अब ये जो मास मोल रिलेशनशिप मैंने आपको करवाया है, ठीक है, इसको ज्यादा अच्छे से याद रखने के लिए there is this diagrammatic representation which is used. ठीक है, diagrammatic representation क्या हो जाता है, like it gives you a better way of answering questions. ठीक है, वैसे तो आज टाइम हो गया है क्लास का, तो मैं इसको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप कर लेता हूँ. ठीक है, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ऐसे मास ऑफ सब्सटेंस से मोल्स आते हैं, मोल से नंबर आ जाता है. ठीक है, अब सब्सटेंस जो भी है, लाइक अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मास को डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे
और फिर उससे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, राइट। या फिर अगर सब्सटेंस एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम मास ऑफ सब्सटेंस को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, उससे मोल्स ऑफ सब्सटेंस और मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद में वी मल्टीप्लाइड बाय Na टू गेट द नंबर ऑफ एटम्स। ये एक तरीके से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे एक बार, ठीक है। विल प्रैक्टिस इट विद क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, यहाँ पर ऊपर तक का पार्ट सबको क्लियर है? So, you haven't explained the first definition of gram atomic mass and gram molecular mass, right? हाँ हाँ, वो अब आएगा ना, अब आपको समझ में आ जाएगा मास मोल रिलेशनशिप से। सो यहाँ पर लाइक आप नोटिस करोगे ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या था? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, राइट। तो अभी अपन ने मास मोल रिलेशनशिप पढ़ा ना, मास अपॉन एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोल्स, Yes, sir. राइट। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, so like you multiply 1 with the atomic mass, you get the mass of the substance in grams. That is what is the gram atomic mass. Okay, sir. Right? जैसे मैं आपको पूछा सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो 1 मोल सल्फर के एटम्स का मास कितना होगा? 32 ग्राम्स होगा ना। समझ में आया अभी? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। सो आज का डिस्कशन यहीं पर होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये जो डायग्रामेटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, इसी से पिक कर लूंगा और इसी पे थोड़े बहुत और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए होमवर्क है, मेक श्योर यू ट्राई दिस होमवर्क, आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप एज वेल, ठीक है। नंबर 1 प्रायोरिटी है, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू विल हैव टू डू, ठीक है। आज खाना मत खाना, नींद से मत सोना, जो भी करना है नहीं करना, बट ये क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। चलो, ऑल राइट देन, Thank you, so bye, so. चलो बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. Thank you.